ये ट्रैफिक पुलिस वाला भी कहीं ऐसा ही ना निकले। मैगी ने अपने हथसात को सिर्फ सोचा, क्योंकि ज़ुबान पर लाने की गलती करती तो इसे अपने माँ से मज़ीद बहुत कुछ सुनना पड़ता। जब इसने कार का दरवाज़ा खोला तो इसे तब भी एहसास हुआ कि अभी तक इसका बाजू माँ ने थाम रखा था। वादा करो तुम हीरो बनने की कोशिश नहीं करोगी, कैथी ने इसी तहदीदी लहजे में कहा जो मैगी बचपन से सुनती आ रही थी। अलबत्ता ये तंबीह बचपन में अमूमन शराब की बोतलों से दूर रहने के लिए होती थी। आप परेशान ना हो, मैगी ने नरमी से कहा और आहिस्तगी से अपना बाजू छुड़ाते हुए गाड़ी से बाहर निकले। ओहो, ये तो बड़ा नुकसान हो गया, पुलिस वाला ऊंची आवाज़ में मैगी की जानिब आते हुए बोला। इसने अपने दोनों बाजू अपने बेल्ट के बगल पर रखे हुए थे। एक लम्हे के लिए रुककर इसने मैगी की कार के बम्पर को देखा और फिर आगे बढ़ गया। एक गाड़ी से दूसरी जानिब की देखते हुए इसका सर तासुस से हिल रहा था। मैगी इसके चश्मे में इस हादसे के बायस फैलने वाला कचरे का अक्स देख सकती थी, लेकिन वो मुसलसल सर हिलाया जा रहा था। वो नौजवान काफ़ी कम उम्र दिखाई दे रहा था। इसकी आंखों में देखे बगैर मैगी ने इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगा लिया कि वो इस इलाके की पुलिस में भर्ती के कवानीन से वाकिफ नहीं थी, लेकिन वो भी मैगी को आम पुलिस वालों के मुकाबले में पिस्ता कद महसूस हुआ। अलबत्ता वो घुटे हुए मजबूत जिस्म का हामिल था और इस बात से वो बखूबी वाकिफ मालूम होता था। मैगी को यकलख एहसास हुआ कि अपनी बेल्ट के बकल पर हाथ धरने की वजह ये बिल्कुल नहीं थी कि मौका पड़ने पर वो अपनी गन आसानी से निकाल सकता, बल्कि वो अपने बिना तोंद वाले पेट और कुशादा सीने की नुमाइश कर रहा था। ये ऐन मुमकिन था कि इसकी उम्दगी से पतलून में उड़सी हुई शर्ट के नीचे ऐसा कसरती जिस्म मौजूद हो जिसे देखकर लड़कियां बेसाहता आहें भरने लगी। मेरे ख्याल में वो मैगी से मुखातिब होते हुए बोला, जबकि पिकअप का ड्राइवर अभी तक अपनी गाड़ी के गिरती घूम रहा था। गाड़ी अचानक आपके काबू से निकल गई। आप शायद इस दौरान अपना मेकअप ठीक कर रही थी। एक्सक्यूज़ मी, क्या कहा आपने? मैगी को अपनी इस बात पर यकीन नहीं आया। अच्छा, मेकअप नहीं होगा तो आप अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रही होंगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, कोई मसला नहीं, मैं जानता हूँ कि ख़वातीन को ड्राइविंग के दौरान भी फ़ोन पर बातचीत करने का कितना शौक होता है। गलती मेरी नहीं थी, मैगी बेसाहता बोली। इसका बड़ी शिद्दत से दिल चाह रहा था कि गाड़ी में अपना बैज और कार्ड निकाल कर इस पुलिस वाले को दिखाए कि वो कितनी बड़ी ऑफिसर है। इसकी निगाहें कार में बैठी अपनी माँ से टकराई तो वैसे तब भी ही नज़रों से घूर रही थी, जैसे बज़बाने खामोशी कह रही हो, देखा मैंने कहा था ना, पुलिस वाले मामले में शामिल हुए तो खैरियत नहीं रहेगी। यकीन ये आपकी गलती नहीं होगी, पुलिस वाले ने आप लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इसने अपने लहजे में मौजूद तंज़िया अंदाज को छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वो बेपरवाही से गाड़ी चला रहा था। मैं नहीं, मैगी ने तेज़ी से कहा, लेकिन जैसे ही अल्फाज इसके मुंह से निकले इसे अंदाज़ा हुआ कि वह नहायत बेचगाना अंदाज में बात कर रही है। पुलिस वाला अपनी कोशिश में कामयाब साबित हुआ और इसने पहले ही हल्ले में मैगी को दिफाई अंदाज इख्तियार करने पर मजबूर कर लिया। हेलो सर, इसने पिकअप वाले से कहा, जो कि अब करीब आकर मैगी की गाड़ी के मुड़े तोड़े बम्पर का जायजा ले रहा था। इसका अंदाज ऐसा था जैसे समझ ही ना पाया हो कि ये सब कैसे हुआ। सर, क्या आप बेपरवाही से गाड़ी चला रहे थे? खुदा की मार पड़े, मैगी ने ज़ेरे लब कहा और मुश्किल अपनी सांस रोककर इन अल्फाज की अदायगी से खुद को रोका तो किसी सूरत भी शाइस्ता नहीं कहे जा सकते थे। इसका दिल कर रहा था कि इस घमंडी और खुदसर पुलिस ऑफिसर का सर तोड़ दे। वो किसी का सर तोड़ना चाहती थी। पता नहीं कितनी देर से ये ख्वाहिश इसके दिल में दबी थी, जो पुलिस वाले के रवैये के बाद अचानक ऊद कर सामने आई थी। मैंने इनकी गाड़ी क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे टक्कर मारी है। पिकअप वाला बोला, ये झूठ है। मैगी की माँ गाड़ी के अंदर से बैठे बैठे ही हलक फाड़ कर बोली। दोनों मर्द एकदम ही चौंक गए। अब इन्हें अंदाजा हुआ कि गाड़ी के अंदर एक और शख्सियत भी वजूद रखती है। ये तो कमाल हो गया। पुलिस वाला बोला, हमें इस वाक़े का ऐनी शाहिद भी मिल गया है। मेरे पास भी गवाह है, मेरी माँ पिकअप में बैठी हुई है। पिकअप वाला बोला और अपनी गाड़ी की जानिब इशारा किया। सब ने मुड़कर पिकअप की जानिब देखा। एक इस्तखवानी सफ़ेद टांग पैसेंजर सीट पर बरामद होने की कोशिश कर रही थी। बूढ़ी औरत पूरी कोशिश के बावजूद अभी तक महज इतना ही खुद को बाहर निकालने में कामयाब हो पाई थी। इसके चलने की छड़ी दरवाजे के हैंडल में अटक गई। इसका पाँव ज़मीन से कोई 6 इंच ऊपर था और इसमें पहना स्लीपर इस हालत में था कि अब गिरा के तब गिरा। ये तो गंभीर सूरत हाल हो गई है। पुलिस वाले ने हुनकारा भरा। इसके चेहरे पर एक कमीनी सी मुस्कुराहट हो गई। मेरे ख्याल में मुझे दोनों जानब की कहानी सुननी चाहिए ताकि मैं अंदाज़ा लगा सकूं कि कौन सच बोल रहा है। मैगी तिल मिलाकर रहेगी। वो ये सोचने पर मजबूर हो गई कि इस पुलिस वाले ने अपनी तरबियत कहाँ से मुकम्मल की, क्योंकि कोई भी पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी ऐसी कमीनगी और ज़िद्दी मुस्कुराहट नहीं सिखाती जो अगले शख्स के तन बदन में आग लगा दे। यकीनन इसे किसी ने बताया होगा कि इस तरह की मुस्कुराहट मुखालिफिन के असाब पर बिजली बनकर गिरती है और मुकाबले से पहले ही मुदाफ़ाना अंदाज इख्तियार करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैगी ने कंधे उचकाए। वैसे भी ये नामुमकिन था कि आप किसी ऐसे शख्स को दलाइल देकर अपने हक में कर सकें जो पहले ही से आपके मुजरिम होने का फैसला कर चुका हो। ऐसे लोग न सिर्फ अपनी बात को सच समझते हैं, बल्कि अगर कोई इनकी मुखालफत करे तो इनका मजाक उड़ाने में बाज नहीं आते। मैगी इन सारे तरीकों से कमा हक़ वाकफियत रखती थी। उम्र गुजरने के साथ साथ कुछ पुलिस वाले अखड़ मिजाज हो जाते थे और नताइज की परवाह किए बगैर ही मुल्ज़िमान के साथ सख्त रवैया रखते, लेकिन ये किसी जहां दीदा अफसर का तरीका कार तो हो सकता था, लेकिन इस जवान पुलिस वाले जैसे नौ मूज़ का बिल्कुल भी नहीं। मैगी के नज़दीक वो पुलिस वाला इस सलाहियत का अहल नहीं था।
और इस वक्त वो तरीके आजमाने की कोशिश कर रहा था जो किसी तजर्बाकार पुलिस वाले के लिए मुनासिब थे। पुलिस वाले की वर्दी पर मौजूद 3 पट्टियां इस बात की वाज़ेह निशानी थी कि वो अभी फर्स्ट सार्जेंट के ओहदे तक नहीं पहुंचा, वो जूनियर सार्जेंट है। जैसे ही मैगी ने पुलिस वाले के नेम टैग पर उसका नाम पढ़ा, वो एक नतीजे पर पहुंच गई कि अब इसे अपने तजर्बाकार अफसर होने का भी नमूना दिखा ही दे। सार्जेंट ब्लैक, ये रगड़ के निशान सिर्फ सच्ची कहानी सुनाने के लिए काफ़ी है। मैगी ने कहा तो पुलिस वाला सीधा हो गया, इसके चेहरे से मुस्कुराहट भी गायब हो गई। ये अलग बात थी कि कोई इससे इस नाम से पुकारे, लेकिन मैगी ने बाकायदा इसके ओहदे से पुकारा था। आमतौर पर सड़क पर रोके जाने वाले अफराद इस बात से वाकिफ नहीं होते कि इन्हें रोकने वाला पुलिस अफसर है या डिप्टी पेट्रोलमैन या महज सार्जेंट। ठीक ठीक, सार्जेंट बोला और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मुझे ये रगड़ के निशानात देखने से पहले आप दोनों के ड्राइविंग लाइसेंस देखने होंगे। मैगी तकरीबन मुस्कुरा कर रह गई। सार्जेंट ने सूरत हाल पर काबू पाकर इसे अपने हक में करने के लिए एक अच्छी चाल चली थी। मैगी को कोई मसला नहीं था, चुनाचे इसने अपना लाइसेंस सार्जेंट के हवाले कर दिया। पिकअप वाले ने पहले अपनी शर्ट की जेबें टटोली, इसके बाद अपने पतलून की जेबों को थपथपाने लगा। अचानक ही से एक चिंगारती हुई आवाज़ है, हैरल्ड हैरल्ड। सब अपना काम रोक कर मुड़े और पिकअप की जानिब देखा जहाँ से ये आवाज़ आई थी। पिकअप में पैसेंजर साइड से सफ़ेद तार में लटकती हुई नजर आ रही थी। तब मैगी, इसकी माँ और सार्जेंट ब्लैक सारे ही हैरल्ड की जानिब देखने लगे, जिसका चेहरा यकदम सुर्ख पड़ गया। वो अभी भी इस आवाज़ पर कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं था। इसका रवैया वैसा ही था जैसे मैगी इसे खाने के दौरान देख चुकी थी, यानी अपनी माँ को नज़रअंदाज करके काम करने रहने वाला, जिसकी वजह से कैथी ने इसे उल्लू के पट्टे का खिताब दिया था। हैरल्ड बूढ़ी औरत को एक बार फिर नज़रअंदाज कर रहा था। इसने आवाज़ से तवज्जो हटाकर एक फूला हुआ बटवा निकाला और इसमें से कुछ तलाश करने लगा। मैगी की माँ इधर उधर फिरने लगी, लेकिन अभी इसने अपनी तवज्जो पुलिस वाले की जानिब ही मरकूज रखना मुनासिब समझा। इसकी माँ कोई छोटी बच्ची नहीं थी जिस पर मुस्तकिल नजर रखना जरूरी हो। सार्जेंट ब्लैक ने इन दोनों के ड्राइविंग लाइसेंस थामे और अपनी पेट्रोलिंग कार की जानिब बढ़ गया। हैरल्ड ने अभी सड़क पर चहलकदमी करते हुए बगौर देखना शुरू कर दिया ताकि अंदाज़ा लगा सके कि कौन कौन से शवाहिद इसके खिलाफ जा सकते हैं। चिच चिच चिच। अपनी गाड़ी का मुआयना करने के बाद इसने तासुफ अमेज आवाज़ निकाली। मैगी सुलग कर रह गई क्योंकि इसे अपनी माँ की ये हरकत याद आ गई, जिसकी वजह से इसे गुस्सा आया और इसके बाद ये हादसा पेश आया। वो अपनी जगह पर ही ठहरी रही। वो हैरल्ड को बताना चाहती थी कि इसे शुक्र अदा करना चाहिए कि इसका नुकसान मैगी के मुकाबले बहुत कम हुआ था। मैगी की कार के सामने वाले हिस्से से टूटी हुई दांत ऐसे बाहर निकली हुई थी जैसे किसी कातिल ने तेज़दार हंजर ताना हुआ हो। गाड़ी तो बर्बाद ही हो गई। मैगी ने मायूसी से सोचा, नुकसान इतना ज़्यादा था कि वो किसी भी सूरत में इस हादसे का इल्ज़ाम खुद पर नहीं ले सकती थी, वरना इंश्योरेंस की बाद में इसे काफ़ी खर्चा करना पड़ता। इसे इन्हीं ही हालात में मगन होने की वजह से इसे बड़ी देर बाद एहसास हुआ कि इसकी माँ अपनी कमर पर हाथ जमाए पिकअप के खुले दरवाजे के सामने खड़ी ऐसे सर हिला रही थी जैसे अंदर बैठी खातून की हर बात से मुत्तफिक हो। अचानक ही वो मुड़ी और मैगी की जानिब देखते हुए इसे अपने पास आने का इशारा किया। ओ खुदाया, ये बूढ़ी औरत कहीं जहमी ना हो। मैगी के जहन में फौरी तौर पर बुरा ख्याल आया। हैरल्ड ने हादसे के बाद अपनी माँ को देखने की जहमत तक न की। मैगी अब खुद को कोस रही थी कि ये ख्याल से पहले क्यों ना आया। वो तकरीबन दौड़ती हुई पिकअप के पास पहुंची। इसने गर्दन घुमाकर देखा तो दोनों मर्द हजरात की तवज्जो कहीं और थी। कभी कभी मुझे इससे डर लगता है। बूढ़ी औरत कैथी से मुखातिब थी, लेकिन इसकी खौफजदा आंखें मैगी के पीछे देख रही थी। ये सही नहीं है, मैगी की माँ ने बूढ़ी औरत से कहा और फिर मैगी को अपने साथ ठहराकर बोली, ये कह रही हैं कि वो कभी कभी इसे मारता है, यानी जिस्मानी तशद्दुद। कैथी ने रीटा नामी बूढ़ी औरत की जिस्म के खुले हिस्सों पर उभरे जख्मों की जानिब इशारा किया तो वो अपने पतले पतले सफ़ेद बाजू ऐसे छुपाने लगी जैसे कोई खतरनाक मुजरिम अपने खिलाफ शवाहिद छुपाता है। हादसे का जिम्मेदार वही है कैथी, रीटा ने कहा। इसने ही अपनी गाड़ी तुम्हारी कार में दे मारी, लेकिन मैं ये सब बातें इसके सामने कभी नहीं बोल सकती। ये कहने के बाद बूढ़ी रीटा अपने कंधे मसलने लगी जैसे वो तकलीफ से दुख रही हो, और ब्लाउज के नीचे देखा जाए तो वहाँ नील भी पड़े हुए थे। मैगी हैरत से अपनी माँ और रीटा को देख रही थी जो ऐसे घुल मिल गई थी जैसे बचपन की सहेलियाँ हों। पता नहीं कैथी अजनबियों को कैसे इतनी जल्दी अपने दोस्त बना लेती थी, जबकि अपनी ही बेटी के बारे में इसे कुछ पता नहीं चलता था। रीटा बता रही थी कि बाज़ औक़ात वो रात के वक्त हथौड़ा लेकर आ जाता है। कैथी ने सरगोशी की और फिर अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाते हुए इत्मीनान करने के बाद गोया हुई। वो अपनी माँ से ये भी कहता है कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकती है और वो इस रात की सुबह नहीं देख पाएगी। मेरा बेटा हैरल्ड बहुत मकार और जालिम है, रीटा ने तकरीबन कांपते हुए कहा। इसकी उंगलियां इस तराब के मारे मुसलसल हरकत में थी। ये क्या हो रहा है? हैरल्ड की निगाह उन पर पड़ी तो वो चिल्लाया और उनकी जानिब तेजी से बढ़ा। हम तुम्हारी माँ के साथ गपशप कर रहे थे। मैगी ने बात बनाई, इसमें कोई हर्ज नहीं। नहीं कोई मसला नहीं। हैरल्ड अपनी सांस पर काबू पाते हुए बोला, ये बहुत झूठ बोलती है, बस इनके झूठ से बचना। ये बात उसने ऐसी कही कि जैसे वो इसकी माँ की कोई खसूसियत हो जिसे बताना बहुत ज़रूरी हो। मैगी को ये बात बहुत अजीब लगी। अपनी माँ के बारे में वो भी कोई बहुत अच्छे ख्यालात नहीं रखती थी, लेकिन ऐसे किसी अजनबी के सामने वो अपनी माँ की तस्लील नहीं कर सकती थी। जबकि हैरल्ड ने अपनी माँ को बड़े आराम से यूँ सरेआम झूठा कह दिया था जैसे कोई बड़ी बात ना हो, बड़े मजाकिया हो तुम। यही बात अभी तुम्हारी माँ कह रही थी। कैथी खुद पर काबू ना पा सकी और बेख्तियार बोली कि तुम बहुत झूठे हो। मैगी अपनी माँ को खबरदार करते हुए इसे चुप होने का इशारा करना चाहती, लेकिन कैथी पूरे इज़्तिराब से हैरल्ड से मुखातिब थी। यहाँ क्या हो रहा है? अब की बार सवाल सार्जेंट ब्लैक ने किया। ये कह रही हैं कि तुम इसके साथ मारपीट करते हो। कैथी हैरल्ड का पीछा छोड़ने पर तैयार नहीं थी।
शायद मैगी इन दोनों के बीच ठहरी थी, जिसकी वजह से इसे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। कहती तुमने वादा किया था कि किसी को नहीं बताओगे। रीटा बेहतियात चिल्ला उठी। इसके अंदाज में शदीद घबराहट नुमाया थी। मैगी ने एक बार फिर अपनी माँ की जानिब काबिल रहम नज़रों से देखा और खामोश करने का इशारा किया, लेकिन कहती कहाँ बाज आने वाली थी। रीटा ने यह भी बताया है कि तुम हथौड़ा लेकर इसे डराते हो। इसने अपनी बात जारी रखी। ये सूरत हाल देखकर सार्जेंट ब्लैक के चेहरे पर छाई हुई कमीनगी मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो चुकी थी, जबकि हैरल्ड का मुंह बिल्कुल लाल पड़ चुका था। अब की बार मैगी जानती थी कि ये गुस्से की वजह से सुर्ख हो रहा है, ना कि शर्मिंदगी की वजह से। वो बार बार अपनी मुठ्ठियां खोल और बंद कर रहा था। ओ खुदा के लिए समझो, हैरल्ड ने कहका लगाने की नाकाम कोशिश की। मेरी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है और ये सब लोगों से ऐसी ही बहकी बातें करती हैं जिसका कोई सिरा है ना पैर। वाकई? सार्जेंट ब्लैक ने रसाना मेज लहजे में सवाल किया। मैगी देख सकती थी कि इसने एक बार फिर अपनी कमर पर हाथ रखे थे, लेकिन अब की बार ये कोशिश बर वक्त हथियार थामने के लिए थी। 2 दिन पहले यही बातें उन्होंने डाकिये के बारे में कही थी। हैरल्ड ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए कहा, तुम लोग भी जरा अकल को आवाज़ दो कि किसका एतबार कर रहे हो। ये ऐसे ही झूठ बोलती हैं। मैगी ने मुड़कर रीटा की जानिब देखा, जो अपनी सीट में अब ऐसे दुबक गई थी जैसे दुनिया की नज़रों से ओझल हो जाना चाहती हो। वो अपनी छड़ी को कांपते कांपते हाथों से थामने की कोशिश कर रही थी, जैसे जल्द ही अपने बचाव के लिए किसी हथियार की जरूरत पड़ने वाली हो। अगले चंद लम्हात में जो कुछ हुआ वो मैगी की समझ से बाहर था। एक तरबियत याफ्ता अफसर होने के बावजूद वाक़यात इस तेज़ी और तसल्सल से पेश आए कि इसका सर चकरा कर रह गया। आम बातचीत पहले तल्ख कलामी और बाद में गालम गलोच में तब्दील होती है। ऐसी ऐसी बातें कही गई जिनकी कोई तोजी पेश नहीं की जा सकती और नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। सार्जेंट ब्लैक ने हैरल्ड से कह दिया कि उसे चंद सवालात के जवाब देने के लिए थाने चलना होगा। मुख्तसर तफ्तीश होगी और कुछ नहीं। बहुत होगी ये बकवास, मैं अब मजीद एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, हैरल्ड ने तिल मिलाकर कहा। हैरल्ड ये सब कहकर अपनी पिकअप की ड्राइविंग सीट की जानिब बढ़ गया। इसे परवाह नहीं थी कि वो पुलिस वाले के हुक्म से रुगर्दानी कर रहा है। इसे लगा था कि इस बहस से निजात पाने का आसान तरीका यही है कि वहाँ से निकल लिया जाए। रुक जाओ, कोई सीनियर अफसर होता तो अपने दबंग लहजे से ही हैरल्ड की तबीयत साफ कर देता, लेकिन सार्जेंट ब्लैक को अपनी बात मनवाने के लिए हैरल्ड को अपने बाजू से धकेलना पड़ा। बदले में हैरल्ड ने भी कोई ख्याल किए बगैर सार्जेंट को धक्का दिया और दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। इससे पहले कि मैगी इन दोनों के बीच बचाव कराती, हैरल्ड सार्जेंट ब्लैक के एक जोरदार धक्के की बदौलत अपने पूरे वजूद के साथ दम से सड़क पर आ गिरा। गिरते हुए इसका सर पूरी शिद्दत से इसकी अपनी पिकअप के दांती बोनेट से टकराया। जमीन पर गिरते ही वो साकत हो गया। इसकी खुली आंखें आसमान को तक रही थी। कोई भी जुम्बश ना होने का एहसास नुमाया था। मैगी नब्ज देखे बगैर बता सकती थी कि हैरल्ड की रूह कस्बे अंसरी से प्रवास कर चुकी थी। कागजी कार्रवाई मुकम्मल कराते हुए 3 घंटे से ज़्यादा का वक्त लग गया। मैगी अपनी माँ के साथ अब बूढ़ी रीटा को इसके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रही थी। रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी रीटा की थी, इसलिए इसकी हदायत पर कई मोड़ काटने के बावजूद वो अभी तक मंजिल पर नहीं पहुंच पाए थे। मैगी को लगा कि रीटा सदमे का शिकार है, इसलिए अभी तक रास्ता सही से पहचान नहीं पा रही। वो स्टीयरिंग पर हाथ जमाए अगली हदायत के मुंतज़िर थे। रीटा ने तमाम रास्ते कोई खास बात नहीं की। कैथी ने पुलिस स्टेशन पर इससे मालूम करने की कोशिश भी की कि अगर कोई इसका जानने वाला है तो इसे फ़ोन करके बुलाया जा सकता है, लेकिन रीटा ने इनकार कर दिया। अब भी सफ़र के दौरान कैथी ने पूरी कोशिश की थी कि रीटा के किसी जानने वाले का सुराग लगा लिया जाए, लेकिन इसकी हर कोशिश को रीटा ने इनकार में सर हिलाकर नाकाम बना दिया था। मजीद कुछ देर भटकने के बाद बिलाहिर वो मंजिल पर पहुंच गए। गली के आहर में वाक़ई एक मुअस्सर और जर्द रंग की हामिल खूबसूरत सा बंगला था, जिसके सामने वसी बाग मौजूद था। वहाँ शाहबलूत के दरख्त पूरी शान के साथ लहलहा रहे थे। पता नहीं अब मैं अपने लड़के के बगैर क्या करूँगी, रीटा ने अचानक से दुख भरे लहजे में कहा। वो तो मेरा हरी सहारा था। ये सुनकर एकदम खामोशी सी छा गई। मैगी और इसकी माँ दोनों ने एक दूसरे की जानिब देखा। इस्तेजाब इन दोनों के चेहरों पर नुमाया था। रीटा ने बात ही ऐसी की कि वो दोनों हैरत से कंग रह गई। लेकिन तुमने तो कहा था वो तुम्हारे साथ मारपीट करता था। कैथी ने ऐसे कहा जैसे किसी को पुरानी बात याद कराते हुए कहते हैं। अरे नहीं नहीं, रीटा तेजी से बोली। हैरल्ड जैसे मासूम लड़के किसी पर हाथ उठाने का सोच भी नहीं सकते। तुमने तो ये भी बताया था कि वो हथौड़ा लेकर तुम्हारे पीछे दौड़ता था। कैथी अपने हैरत आमेज गुस्से पर काबू पाते हुए बोली। ऐसा कुछ भी नहीं। बूढ़ी रीटा गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोली। मैगी और कैथी हैरत से इस बुढ़िया को उतरते हुए देख रही थी। मेरा हैरल्ड तो हीरा था, हीरा। वो मुझे भला कोई नुकसान क्यों पहुंचाएगा? रीटा ने गाड़ी से उतरते हुए बड़बड़ाया। वो तो रजील डाकिया है जो ऐसी हरकतें करता है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो डाक के थैले में हथौड़ा छुपा कर लाता है। इसने ही मुझे धमकी दी थी कि वो किसी दिन मेरा सर तोड़ देगा। ये सब कहकर उसने पूरी शिद्दत से गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैगी और इसकी माँ सख्ते के आलम में इस चालाक बुढ़िया को देख रही थी। हैरत के मारे इनकी जुबानों पर जैसे ताले पड़ गए। जर्द बंगले के पोर्च तक बुढ़िया पहुंची तो मैगी ने देखा कि इसकी चाल डाल अब मुतवाजन थी। इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं थी। वो अपनी छड़ी मैगी की गाड़ी में ही भूल गई थी। इसके बगैर ही हरामा चलती अपने बंगले में दाखिल हो गई। मैगी ने एक गहरी सांस ली और अपनी गाड़ी वहां से निकाल ली। वो शुक्र अदा कर रही थी कि उसे ये रोड ट्रिप करने का मौका मिला।
वो अपनी माँ को ज़्यादा करीबी और बेहतर अंदाज में जान पाई। बूढ़ी रीटा के साथ तकाबुल करने के बाद इसका अंग अंग शुक्रगुजार था कि इसकी माँ कितनी ही बेहिस क्यों ना हो, कम से कम ऐसी जालिम नहीं कि अपनी ही औलाद की मौत का सामान कर दे और बाद में मगरमच्छ के आंसू बहाकर दुनिया के सामने अच्छी बन जाए। अपनी माँ के साथ ये रोड ट्रिप बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं था।